समझ में आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ये जुगाड़ बनाया है एंड आपको समझाने के लिए। तो आप मार्कर देख रहे हो, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम गॉसियन पृष्ठ कहेंगे क्योंकि इसकी हमने कल्पना की है। ओके, यहाँ पर इस तरह से ये देखिए ये समतल है और इससे 90 डिग्री का कोण इधर बनेगा, है ना। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि आप जानते हैं इससे पहले की वीडियोज़ में हमने गॉस के नियम का पहला अनुप्रयोग बिल्कुल अच्छे से विद लॉजिक समझा था। एंड आज की इस वीडियो में हम गॉस के नियम का सेकंड अनुप्रयोग पढ़ने वाले हैं, सेकंड एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ पढ़ने वाले हैं। तो काफ़ी आसान तरीके से मैं आपको ये भी समझा दूंगा। आप जानते हैं प्रीवियस वीडियो में आपने कितनी आसानी से पहला अनुप्रयोग समझ लिया था, तो आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक कंप्लीट देखनी है। आपको ये अनुप्रयोग बिल्कुल हलवा हो जाने वाला है। विद मैं एक्सपेरिमेंट बताने की कोशिश करता हूँ, एक भी डाउट आपको नहीं रहना चाहिए, ये ऐसी मेरी पूरी कोशिश रहती है। तो चलिए दोस्तों आज की शानदार वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो दूसरा अनुप्रयोग होता है वो होता है अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हमें गणना करनी है। तो ये होता है, इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर इनफाइनाइट प्लेन चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट। हमने पहले अनुप्रयोग करने से पहले रेखीय आवेश घनत्व की चर्चा की थी, आप जानते हैं। और आज की इस वीडियो में हम पृष्ठीय आवेश घनत्व की चर्चा करने वाले हैं। अब क्यों करेंगे चर्चा उसके बारे में, क्योंकि भाई उसका लॉजिक जो है इस डेरिवेशन में यूज आएगा, इसलिए हमें पढ़ना ज़रूरी होता है। तो मैं बिल्कुल बेसिक से समझाने की आपको पूरी कोशिश करता हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए सबसे पहले हम पृष्ठीय आवेश घनत्व के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यदि कोई क्यू आवेश किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल ए पर समान रूप से वितरित है तो उस पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर विद्यमान आवेश जो होगा पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाएगा। और इसे हम सिग्मा से शो करते हैं, इसे हम सिग्मा कहते हैं। ओके, तो इतना आप समझ गए होंगे, काफ़ी आसान परिभाषा है। देन अगर आपको परिभाषा याद भी नहीं रहती है एग्जाम टाइम में, तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप फॉर्मूले से भी परिभाषा बना सकते हो। कैसे बनाना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा कहते हैं, सिग्मा बराबर Q/A हो जाएगा। अब इससे हम कैसे परिभाषा बनाएंगे, देखिए प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की कुल मात्रा जो होगी वो पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाएगी। इस तरह से आप बना सकते हो, एकांक क्षेत्रफल पर विद्यमान आवेश की मात्रा पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाती है। इसे हम सिग्मा से शो करते हैं। इस तरह से आप बना सकते हो, काफ़ी आसान है। देन इसके बाद जो हमारा मेन टारगेट आज का वो है डेरिवेशन को समझना, है ना। वो तो मैंने इसलिए बताया क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है उस फॉर्मूले की। एंड आज की इस वीडियो का हमारा मेन टारगेट है इस डेरिवेशन को समझना, जो कि हमारा गॉस के नियम का अनुप्रयोग सेकेंड है। ओके, तो चलिए इसे समझ लेते हैं। सबसे पहले हम थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद में आपको चित्र में बताऊंगा ही क्या क्या लिखा हुआ है। तो देखिए, माना चादर से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। सिंपल, यह मानते हुए कि चादर के समीप सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान है। यह हम मानते हुए चलेंगे कि जो चादर है उसके सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो एक समान है। चादर के निकट एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं जिसके 3 भाग पृष्ठ हैं, यानी कि जिनके 3 भाग हैं, भाग कहिए या पृष्ठ कहिए, जिसके 3 पृष्ठ हैं। अब पृष्ठ कौन कौन से, 2 सपाट और एक वक्र पृष्ठ। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा चित्र में। यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए, ये जो आप देख रहे हैं इसे हम चादर कहेंगे। समतल आवेशित अचालक चादर है ये, जिस पर प्लस की आवेश समान रूप से वितरित है। हर पॉइंट पर समान रूप से वितरित है आवेश की मात्रा। ओके, और यहाँ पर हम करेंगे क्या, ये जो आप देख रहे हैं बेलनाकार, इसे ये गॉसियन पृष्ठ है। ओके, गॉसियन पृष्ठ है, इसकी हमने कल्पना की है, सिर्फ और सिर्फ कल्पना की है। क्यों की है, क्योंकि गॉस का नियम जो होता है वो बंद पृष्ठ पर लागू होता है। अब यहाँ पर ये बंद नहीं होता तो इस पर लागू नहीं होता, इसलिए हमने बंद पृष्ठ की कल्पना की है। और इस बंद पृष्ठ को क्या कहते हैं, गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता रखा है। यहाँ पर 3 भाग बनेंगे, कौन कौन से, यहाँ पर आप देखिए। सबसे पहला भाग ये हो गया, एंड इसके बाद भाग ये हो गया, एंड इसके बाद ये वाला भाग हो गया। 3 भाग हैं, तीनों पर हमें सबसे पहले तो क्षेत्रफल वेक्टर की डायरेक्शन देखनी है, वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन देखनी है, फिर हम इसकी जो है कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं r दूरी पर बिंदु P है, r दूरी पर एक बिंदु हमारा जो है P है। ओके, आप समझ गए होंगे। एंड यहाँ पर अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं चित्र के थ्रू समझाऊंगा आपको, तब आपको बेटर समझ में आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ये जुगाड़ बनाया है एंड आपको समझाने के लिए। एंड ये जो पेपर आप देख रहे हैं ये क्या है, मैं आपसे पूछूंगा तो आप कहेंगे समतल आवेशित अचालक चादर है।
इसे आप समतल आवेशित अचालक चादर मानेंगे इस पेपर को। ओके, एंड जो आप मार्कर देख रहे हो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम गॉसियन पृष्ठ कहेंगे, क्योंकि इसकी हमने कल्पना की है। ओके, आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर 3 भाग कौन कौन से बन रहे थे वो आप समझिए। देखिए, एक तो ये है जिस पर हमारा बिंदु P है, समतल अचालक चादर से r दूरी पर एक बिंदु P है। ओके, तो यहाँ पर एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया जो कि पेपर से होकर जा रहा है, एंड एक भाग हमारा ये है। 3 भाग हो गए ना। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या बोला है, 2 सपाट यानी कि 2 समतल और एक वक्र पृष्ठ। देखिए 2 समतल, यहाँ पर ये समतल होना चाहिए बट यहाँ पर नहीं है, आप मान लीजिएगा। ओके, इसके तरह होना चाहिए। देखिए ये इसके तरह होगा। ओके, इसके तरह होना चाहिए, समतल है। देखिए इसके तरह एक ये समतल होगा एंड एक ये समतल होगा। ओके, एंड ये वाला हमारा वक्र पृष्ठ है। ऑब्वियस सी बात है भाई, ये वक्र पृष्ठ आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर हम डायरेक्शन देखते हैं। सबसे पहले हम एरिया वेक्टर की देखेंगे, तीनों तरफ डायरेक्शन है ना। तो इसकी एरिया वेक्टर की बात करूँ तो कहाँ पर होगा, आप कहेंगे सरफेस से 90 डिग्री पर जो होता है एरिया वेक्टर होता है। तो यहाँ पर बात करें इसके एरिया वेक्टर की तो वो यहाँ पर होगा, यहाँ पर इस तरह से। ये देखिए ये समतल है और इससे 90 डिग्री का कोण इधर बनेगा, है ना। तो ये इस तरह से हो जाएगी इसका एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर की दिशा तो हमें पता लग गई इधर की ओर है, तो वही है। देखिए आप देख सकते हैं जो हमारा एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन इधर ही है। अब बात करते हैं इस वाले पृष्ठ की। तो ये हमारा वक्र पृष्ठ है और वक्र पृष्ठ है इसलिए इसकी डायरेक्शन ऊपर की ओर होगी। यहाँ पर देखिए ऊपर की ओर, क्योंकि ये पृष्ठ है, पृष्ठ से 90 डिग्री पर, पृष्ठ से 90 डिग्री पर। यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए पृष्ठ है, पृष्ठ से 90 डिग्री पर होता है ना, इससे 90 डिग्री पर जो है एरिया वेक्टर होगा। तो एरिया वेक्टर हमारा 90 डिग्री पर आप देख सकते हैं, इसलिए इसकी डायरेक्शन इधर की ओर है। ओके, एंड बात करें इस वाले सरफेस की, तो ये भी मैंने आपको बताया इसके तरह ही होगी बट यहाँ पर नहीं है तो आपको मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी इसकी डायरेक्शन जो होगी, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इस ओर होगी। इस ओर क्यों होगी वो मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि सरफेस से 90 डिग्री। अब यहाँ पर ये आप कहेंगे नोक है, ऐसा नहीं है, इसके तरह ही यहाँ पर सरफेस होनी चाहिए, वो हमारा मार्कर है इसलिए नहीं है। ओके, तो इसकी जो एरिया वेक्टर होगा वो इस तरफ होगा। ओके, इस तरफ। आपको मैंने तीनों सतह पर जो है एरिया वेक्टर क्षेत्रफल सदिश के बारे में तो बता ही दिया। अब मैं आपको बताऊंगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन। तो वो ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको बताया वो एक ही डायरेक्शन में रहती है, यहाँ से यहाँ चल रही है। देखिए हर तरफ समान है और होती ही समान है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन। ओके, तो सिंपल है, आप कुछ तो समझाना नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो वक्र पृष्ठ बन रहा है तो इसका ए हो जाएगा। यहाँ पर हमने पी डैश मान लिया, इसे हमने पी मान लिया। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो अब हम आगे पढ़ सकते हैं। मैंने आपको बिल्कुल लॉजिक के साथ समझाने की कोशिश करी है, आपको बिल्कुल आसानी से समझाने की कोशिश करी है। तो आप दोबारा वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको एक भी डाउट नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समतल सिरों के लंबवत व वक्र पृष्ठ के समांतर है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अतः बेलन के दोनों सिरों व वक्र पृष्ठीय भाग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, अब हम निकालने वाले हैं वैद्युत फ्लक्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखिए अब हम टोटल वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो उसके लिए करना क्या है, फाई ई बराबर P, A, P डैश, जो कि मैंने आपको बताया ये 3 पृष्ठ थी हमारी, एक तो P थी, एक A थी और एक P डैश थी नहीं थी। अब यहाँ पर देखिए पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स किस तरह से निकालेंगे भाई, 3 पृष्ठ हैं तो तीनों का जो है वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बात है ना। यहाँ पर आप देखिए इस डायरेक्शन में, इस चित्र में देखिए हमारे पास टोटल 3 सरफेस हैं, एक ये और एक ये, 3 सरफेस हैं। तो हम करेंगे क्या, इससे निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, इससे निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, इससे निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, तीनों को निकालेंगे और जोड़ देंगे और हमें टोटल वैद्युत फ्लक्स पता लग जाएगा कि कितना निकलेगा। है नहीं है आसान, आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आप देखिए डी फाई ई बराबर फाई पी फाई ए फाई पी डैश, हमने इसके कारण और इसके कारण, तीनों के कारण निकाला, प्लस लगा दिया। अब इसे जोड़ देंगे। अब हमें इनका मान रखना है, सिर्फ मान रखना है। तो देखिए डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस 0 क्यों होगा, क्योंकि भाई मैंने आपको बताया जो हमारी पी थी, पी हमारा यही तो थी ना। तो यहाँ पर आप देखिए मैंने आपको बताया ये ऐसा वाला जो है पृष्ठ होगा। तो यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल वेक्टर की भी दिशा इधर है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी दिशा इधर है। तो थीटा तो हमारा जो है 0 डिग्री बनना है ना, तो 0 डिग्री इसलिए आया है। ओके, आप समझ गए होंगे। प्लस अब हम यहाँ पर फाई ए का मान रखेंगे। तो फाई ए का मान है ई डी ए कॉस 90। अब यहाँ पर आप कहेंगे कॉस 90 कैसे हो गया, तो ये हमारे ये वाला केस है। देखिए इस पर मैं आपसे पूछूंगा एरिया वेक्टर कहाँ था, तो आप कहेंगे 90 डिग्री यानी ऊपर की ओर था, और जो क्षेत्रफल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी वो इधर थी। तो टोटल ओवरऑल हमारा 90 डिग्री का एंगल बना था, तो इसलिए यहाँ पर 90 आया है। ओके, प्लस अब हम 5 पी डैश की मान रखेंगे। तो 5 पी डैश का मान क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस 0।
कॉस 0 इसलिए होगा क्योंकि ये और ये दोनों केसेस में जो हमारा थीटा है वो 0 बन रहा है। यहाँ पर भी 0 बनेगा, यहाँ पर भी 0 बनेगा, सिर्फ ये एक केस है जहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। ओके, आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर आप देखिए डी फाई ई बराबर ओवरऑल क्या हो जाएगा। अब देखिए कॉस 0 का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे 1 होता है ना। अब यहाँ पर कॉस 90 का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे 0 होता है। अब कॉस 0 का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे 1 होता है। तो यहाँ पर देखिए कॉस 0, अगर ये 0 है तो इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, ओवरऑल 0 कर देगा, ये सबको कर देगा ना, बिल्कुल कर देगा। अब यहाँ पर देखिए कॉस 0 का मान 1 होता है तो इसलिए ईडीए बचेगा। कॉस 0 का मान 1 होता है तो इसलिए ईडीए बचेगा। एक ईडीए ये है, एक ईडीए ये है, 2 ईडीए हो गए ना। तो यहाँ पर हमने सिर्फ वही लिखा है। यहाँ पर देखिए ईडीए प्लस 0 प्लस ईडीए, देखिए ये तो 0 हो जाएगा, ओवरऑल 0 हो गया, तो ईडीए 2 ईडीए हो जाएगा। एक ईडीए ये है, एक ईडीए ये है, तो टोटल जो ईडीए हो जाएंगे 2 ईडीए हो जाएगा, है ना। अब हम ओवरऑल इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो डी फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 2 ईडीए, पूर्ण समाकलन करने पर हमें प्राप्त होगा फाई ई बराबर 2EA। देखिए समाकलन से डी हट गया, समाकलन से डी हट गया, 2EA और फाई ई बराबर 2EA, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। अब हमें करना क्या, गॉस का नियम लगाना है, सिंपल। अब हमें गॉस का नियम लगाना है, देन आपका जो है ये डेरिवेशन फिनिश हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारा जो गॉस का नियम है वो क्या कहता है, यहाँ पर आप देखिए फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है ना। तो यहाँ पर फाई ई का मान हमने डायरेक्ट रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फाई ई का मान 2EA है, 2EA बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इतना आप समझ गए होंगे। एंड यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर ये सिग्मा क्यों आ गया, देखिए सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन ए होता है, ये आपको मैंने बताया था पृष्ठीय आवेश घनत्व में। तो यहाँ पर आप देखिए क्यू बराबर निकालना चाहें क्यू का मान, तो क्या आ जाएगा, सिग्मा ए आ जाएगा, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। यहाँ पर देखिए क्यू का मान अगर हम निकालना चाहें तो सिग्मा ए हो जाएगा, ये भाग में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो डिवाइड इनटू में होगा, तो सिग्मा ए हो जाएगा क्यू का मान ओवरऑल, है ना। तो यहाँ पर जो क्यू है इसके जगह पर सिग्मा ए रख सकते हैं। ओके, सिग्मा ए रख दिया अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर 2EA। अब यहाँ पर देखिए ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा क्या, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर 2E। अब यहाँ पर देखिए ई का मान निकालना है, तो ई का मान कैसे निकालेंगे, ये 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा, तो ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये जो आप रेड कलर के बॉक्स में देख रहे हो यही हमारा मेन फॉर्मूला होता है, और ये हमारा होता है समतल आवेशित अचालक चादर के कारण, जो कि हमने निकाला है। ओके, अतः स्पष्ट है कि चालक के निकट बिंदुओं सभी बिंदुओं पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो एक समान होगी। चूँकि ई का मान आर पर निर्भर ही नहीं कर रहा है, ये आपको पता है कि आर तो है ही नहीं, तो आर नहीं है तो इसका मतलब ई का मान आर पर डिपेंड नहीं है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने जो गॉस का दूसरा अनुप्रयोग है वो भी हमने बिल्कुल बारीकी से समझा है, विद लॉजिक समझा है, बिल्कुल आसानी से समझा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आपको डाउट है तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक कंप्लीट दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपके कमेंट में ही आंसर बता दूंगा। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए इस वीडियो को, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड हम मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में इसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।